क्या आपने कभी विचार किया है, एक छोटी सी मशीन जिसने पहले सिर्फ गिनती करना शुरू किया था, आज इंसान की तरह सोच भी सकती है, जिसकी साइज एक वक्त में इतनी बड़ी थी कि वो पूरे कमरे में समाती थी और आज वो हमारे जेब में है एक मोबाइल के रूप में। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो अपने दिमाग के अंदर हो। ये कहानी है कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की, जो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड भी है। इंसानी इतिहास में गिनती सबसे पहली जरूरत बनी। पहले पत्थर और उंगलियों का यूज होता था कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन और एडवांस होती गई, उस टाइम एक ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ी जो ह्यूमंस की तरह कैलकुलेशन कर सके। आज से करीब 2400 साल पहले चाइना ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था जिसका नाम था एबेकस। ये वुडन बीड्स का एक फ्रेम था जिससे लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन करते थे। ये कंप्यूटर का एक प्राचीन रूप था। उसके बाद में 1642 में एक पास्कलाइन नाम से एक कैलकुलेटर था जो एक गियर बेस्ड कैलकुलेटर था। उस पे अपन मैन्युअली नंबर डाल के उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे। फिर 1694 में आए लेibniz, जिन्होंने स्टेप्ड रेकनर बनाया। ये मशीन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकती थी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ में। ये सब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे थे फ्यूचर कंप्यूटिंग के लिए। उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल एज, जिसमें 1837 में चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। इसमें था स्टोर यानी मेमोरी और मिल यानी प्रोसेसर। ये पंच कार्ड से चलती थी। सॉफ्टवेयर लिखने वाली एडा लवलेस पहली प्रोग्रामर बनी थी इसी कंप्यूटर की वजह से। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्यूचर में ये मशीन म्यूजिक कंपोज भी कर सकती है। और आज हम एआई से म्यूजिक सुन रहे हैं। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक युग आता है जिसने कंप्यूटर की एक नई जनरेशन को जनरेट किया। वर्ल्ड वॉर के बाद आई एक क्रांति, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसमें 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब्स थे और 30 टन से ज्यादा इसका वेट था। और ये ENIAC कंप्यूटर 150 किलोवाट से ज्यादा पावर कंज्यूम करता था और उस टाइम का ये सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर था। उसके बाद में 1951 में यूनिवैक 1, जो पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, इसने पहली बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को प्रेडिक्ट किया था और यहीं से कंप्यूटिंग, बिजनेस, गवर्नेंस तक पहुंच पाई। और फिर वो ऐतिहासिक पल 20 जुलाई 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रखा। उसके पीछे था नासा का अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, सिर्फ 4 KB रैम और 1 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। आज के सिर्फ एक टॉय लेवल का हार्डवेयर था, लेकिन एजीसी ने रियल टाइम स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन और लैंडिंग मैनेज किया बिना किसी ग्राफिकल इंटरफेस के। और एरर्स को हैंडल करने के लिए प्रियोरिटी ड्राइवन इंटरप्ट सिस्टम बनाया गया। एंड इसके बाद में कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन शुरू होता है, क्योंकि ये युग था माइक्रो प्रोसेसर का। 1971 में इंटेल ने दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। इसने कंप्यूटिंग को काफी छोटा और अफोर्डेबल बना दिया, जिसकी वजह से कंप्यूटर हर घर में पहुंच गए। ये 4-बिट प्रोसेसर 2300 ट्रांजिस्टर्स के साथ में आया था। एंड इस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हो गया। एंड 1976 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल आई बनाया, जो एप्पल का सबसे पहला कंप्यूटर था जो मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ में आता था। ये गैरेज रिवॉल्यूशन था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल को जन्म दिया। एंड 1981 में IBM ने जब पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया और उसी के साथ में माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ये कॉम्बो पूरे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया, हर घर में कंप्यूटर आने लगे। एंड 1984 में एप्पल मैकिन्टॉश ने पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसकी वजह से कंप्यूटिंग और इजी बन गई। एंड 1990 में शुरू हुआ इंटरनेट का दौर, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत हुई, जिसमें ईमेल, चैट रूम, वेबसाइट और सब कुछ एक क्लिक में होने लगा। एंड उसके बाद में 2000s में सुपर कंप्यूटर्स बनने लगे जो पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए ट्रिलियंस कैलकुलेशन पर सेकंड करते थे, जिसमें काफी कंट्रीज ने अपने सुपर कंप्यूटर बनाए। जैसे जापान ने अपना फकाकू बनाया, USA ने समिट बनाया, इंडिया ने एरावत बनाया। एंड ये सुपर कंप्यूटर वेदर प्रेडिक्शंस, न्यूक्लियर टेस्ट सिमुलेशंस और कोविड वैक्सीन डिजाइन में मदद कर चुके हैं। सुपर कंप्यूटर्स में क्लस्टर्स आर्किटेक्ट होता है जहां थाउजेंड्स ऑफ नोड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। एंड सुपर कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे लिनक्स वेरिएंट्स। एंड इसके बाद में दौर शुरू होता है क्वांटम कंप्यूटिंग का, जो सुपर कंप्यूटर से मिलियंस ऑफ टाइम्स पावरफुल होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बिट्स पे नहीं, क्यूबिट्स पे काम करता है, जो एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं सुपरपोजिशन के कारण। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम टनलिंग जैसी थ्योरीज पे काम करता है। एंड रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि गूगल ने अपना क्वांटम कंप्यूटर विलो को इंट्रोड्यूस किया। Latest quantum computing chip developed to learn and evolve like the natural world around us. Willow from Google Quantum AI. विलो इतना पावरफुल है कि जो प्रोसेस सुपर कंप्यूटर को करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स का टाइम लगता है, वही प्रोसेस क्वांटम कंप्यूटर विलो सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर कितना पावरफुल है। इससे पहले गूगल ने एक और क्वांटम कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था सिकमोर। एंड गूगल ने अपने प्रीवियस क्वांटम कंप्यूटर को नासा को हैंडओवर कर दिया था। एंड उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर मायोरोना को भी इंट्रोड्यूस किया था। Our first quantum processor based on this architecture is the Majorana 1.
एंड अभी के टाइम अपन देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कंप्यूटर्स को सीखने की क्षमता दी। न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग जैसी टेक्निक ने आज एक एआई असिस्टेंट, ऑटोनोमस व्हीकल्स और रिकमेंडेशन सिस्टम को संभव बनाया। और अभी अपन न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर पे भी रिसर्च कर रहे हैं। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में जो प्रोसेसर होंगे वो न्यूरॉन्स से बने होंगे, जिसमें इंटेल ने लोही और IBM ने ट्रू नॉर्थ जैसे से पावर एफिशिएंट और ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग करते हैं। और अभी अपन देख रहे हैं ह्यूमनॉइड कंप्यूटिंग के बारे में, जिसमें आपको पता होगा कि रिसेंटली ही इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना खुद का ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस को इंट्रोड्यूस किया। अब आप जरा इमेजिन कीजिए अगर अपन एक एआई को डिजाइन करें क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से, क्योंकि अपन सब जानते हैं प्रेजेंट टाइम में जो एआई मॉडल डिजाइन किए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर की हेल्प से किए जाते हैं। और अगर अपन एक क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से एक एआई को डिजाइन करें और उस एआई को एक ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर इंटीग्रेटेड कर दे, तो आप इमेजिन कीजिए वो ह्यूमनॉइड रोबोट कितना पावरफुल हो सकता है। उसके अंदर आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है। और अपन सब जानते हैं कि यूनिवर्स का नियम है, जिसके पास में भी कॉन्शियसनेस होती है वो यही चाहता है कि वो खुद से कमजोरों पे राज करे। और अगर एक रोबोट के पास में आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस आ गई तो आप कल्पना कीजिए वो कितना पावरफुल और कितना खतरनाक हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जो एआई अपन सुपर कंप्यूटर से डिजाइन करते हैं, अगर वही एआई अगर एक क्वांटम कंप्यूटर से डिजाइन की जाए, तब आप कल्पना कर सकते हो कि वो एआई एक नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर से डिजाइन की गई एआई से कितनी पावरफुल हो सकती है। एंड फ्यूचर में अपन ब्रेन में भी कंप्यूटर स्टैब्लिश कर पाएंगे। इलॉन मस्क का न्यूरालिंक जैसा प्रोजेक्ट ब्रेन कंप्यूटिंग इंटरफेस पे काम करता है, जिसमें आप सिर्फ अपने दिमाग के विचारों से सामने वाली डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड और एडवांस में डीएनए कंप्यूटिंग भी बन सकता है, जिसमें डीएनए स्टैंड्स का यूज करके ट्रिलियंस कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट होगा और माइक्रोस्कोपिक स्केल पर होगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो होगी फोटोनिक कंप्यूटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के बजाय फोटॉन्स का यूज किया जाएगा कंप्यूटिंग के लिए। एक छोटी सी गिनती से शुरू हुई थी ये कहानी। आज इंसान ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां कंप्यूटर ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि डिसीजन भी लेते हैं। ये कंप्यूटर रिवॉल्यूशन है और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो कहानी की शुरुआत थी। फ्रेंड्स, आपका इन सब के बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।